Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about National Unity Day. Important from our syllabus GS paper on post-independence history point of view. नेशनल यूनिटी डे आज का दिन पूरे भारत भर में मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर का सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। साल 2025 में वी आर सेलिब्रेटिंग सरदार पटेल्स 158th बर्थ एनिवर्सरी। सरदार पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस की तरह डिक्लेयर किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। उनके बर्थ एनिवर्सरी को एकता दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भारत के अंदर कई सारे छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे एंड दीज प्रिंसली स्टेट्स एज पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 had option either to join Dominion of India, Dominion of Pakistan और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इनके पास मौका था कि ये इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे, भारत को ज्वाइन ना करने का भी फैसला ले सकते थे। अगर 562 में से 100 प्रिंसली स्टेट्स भी अगर ऐसा फैसला करते तो भारत जैसा हमारा देश अभी आज है यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड वैसा नहीं दिखता। और कई सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसा करने का सोच भी रहे थे। दे वांटेड टू रिटेन देयर ऑटोनॉमी। वो न भारत को ज्वाइन करना चाहते थे न पाकिस्तान को, और इस कारण से भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो खतरे में पड़ जाती है। आप ही सोचिए, हमारा देश भारत, उसमें बीच बीच में कई सारे ऐसे छोटे छोटे टेरिटरीज हैं जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। तो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रख पाना बहुत कठिन हो जाता। और यहाँ पे फिर सरदार पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने इन प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया, उनके जो रूलर्स हैं उनको कन्विंस किया, अलग अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, चाणक्य की साम दाम दंड भेद सब कुछ किया सरदार पटेल जी ने इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट आवर कंट्री इनटू वन। और इस तरीके से 562 प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कराया गया इंडियन डोमिनियन के साथ एंड दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखा गया। सरदार पटेल को कभी कभार कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी के एक स्टेट्समैन थे। उन्होंने भी जर्मन एम्पायर को क्रिएट करने में, इंटीग्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जिस तरीके से जर्मनी को इंटीग्रेट करने में बिस्मार्क ने रोल प्ले किया, वैसा ही रोल सरदार पटेल जी ने भारत को इंटीग्रेट करने के लिए किया। दैट इज वाई सरदार पटेल इज ऑल्सो नोन बाय दिस नेम, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। उनके स्ट्रॉन्ग एक्शंस के कारण, जिस कारण से भारत को इंटीग्रेट किया जा सका, उस एक्शंस के कारण कभी कभार सरदार पटेल जी को लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया नाम से भी बुलाया जाता है। सरदार पटेल जी के रेस्पेक्ट में साल 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया इन गुजरात। दिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। ये 182 मीटर्स का है। It is 23 meters taller than even China's Spring Temple बुद्धाज स्टैचू। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के तुलना में तो ये लगभग 2 गुना ऊंचा है। इन जनवरी 2020 स्टैचू ऑफ यूनिटी was included in 8 wonders of SCO। सरदार पटेल जी से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स देखते हैं। सरदार पटेल जी ने फार्मर्स के जो कंसर्न्स थे, एक्सप्लॉयटेशन बाय द फार्मर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय जमींदार्स या ब्रिटिशर्स, उनके कंसर्न्स को फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट करने में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया। उसी दौरान उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह या बारदौली सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, उसको लीड किया। और इस तरीके से फार्मर्स कॉज वेयर मर्ज्ड विद नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। Women of Bardoli bestowed title of Sardar on वल्लभ भाई पटेल during बारदौली सत्याग्रह। तो उनके
अपफ्रंट लीडरशिप रोल के कारण बारदोली की विमेन ने उनको सरदार का टाइटल दिया और तब से उनको कहा जाने लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के बाद सरदार पटेल बिकेम फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिविल सर्विसेज पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज है भारत का, आईएएस आईपीएस, इन सब को डेवलप करने में सरदार पटेल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी कारण से सरदार पटेल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम पैट्रन सेंट ऑफ इंडियाज सिविल सर्वेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में भी उन्होंने काफ़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। ये सब तो आप पॉलिटी की क्लास में पढ़ते ही हैं। ही हेडेड वेरियस कमिटीज of Constituent Assembly, for example, Advisory Committee on Fundamental Right, Committee on Minorities and Tribals and Excluded Areas and Provincial Constitution Committee, उसको हेड किया सरदार पटेल जी ने। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, सरदार पटेल जी ने किन किन तरीकों का इस्तेमाल करके प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया। थोड़ा सा हिंट्स पढ़िए। जैसा मैंने आपको कहा कि कौटिल्य के साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई उन्होंने। भारत को इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने हर एक प्रयास किया ताकि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे। तो किसके साथ कैसा अप्रोच लिया गया उसको लेकर के यहाँ पे थोड़ा हिंट्स पढ़ करके आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द यूएस टू रेज्यूम टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। हुआ क्या है, हाल फिलहाल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द अमेरिका के अंदर न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की शुरुआत की जाए। न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग्स हैव नॉट बीन डन इन अमेरिका फॉर लास्ट 33 ईयर्स। लास्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्टिंग अमेरिका में किया गया था इन 1992। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रसिया और चाइना जैसे देश काफ़ी फास्ट पेस से न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इस कारण से अमेरिका को भी ऐसा करना चाहिए। हुआ क्या, हाल फिलहाल में रसिया ने एक न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल टेस्ट किया। उसका नाम है बुरेवेस्टनिक, उसका कोड नेम रखा गया है स्काई फॉल बाय नाटो। उसके अलावा चाइना इज ऑल्सो बिल्डिंग मेनी ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज। तो इस कारण से नाउ यूएस ऑल्सो हैज डिसाइडेड टू जंप इनटू द फ्रे एंड स्टार्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। इससे होगा क्या, अब एक कंसर्न ये सामने निकल करके आ रही है कि द वर्ल्ड में अगेन इंटर इनटू द फेज ऑफ न्यूक्लियर रेस, जो देखा गया था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम, जहाँ पे दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं वो मेजर देश बेसिकली वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं और अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बिल्ड कर रहे हैं। इससे दो नुकसान होता है। एक तो पूरे दुनिया भर में सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो जाती है कि कुछ देश ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस क्रिएट होता है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया तो दैट इज गारंटी ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा खतरा यह भी होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर ऑल्सो प्रेशराइज्ड टू डेवलप न्यूक्लियर आर्सेनल्स। फिर उस कारण से उनको अपना डेवलपमेंटल फंड, हेल्थ एजुकेशन वाले पैसे को न्यूक्लियर आर्सेनल्स डेवलप करने में खर्च करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर उससे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये न्यूक्लियर रेस दोबारा से ना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स बाय मेजर कंट्रीज लाइक रसिया, चाइना एंड यूएस, उसका एक खतरा है। न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात की जाए कि अमेरिका में पहले कब कब न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई, तो हमें पता चलेगा कि द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय द यूएस इन 1945। उस टेस्ट का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट एंड इट वाज कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका ने लॉन्च किया था वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में ही। हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू होने वाला था उसी टाइम में इट वाज ऑलमोस्ट क्लियर दैट जर्मनी इज गोइंग टू अटैक ब्रिटेन एंड फ्रांस। फिर ब्रिटेन और फ्रांस के साइड से अमेरिका को आना ही होगा जर्मनी को रोकने के लिए। जर्मनी वाज अंडर हिटलर एंड हिज नाजी पॉलिसी वाज एट्रोसियस। तो पूरी दुनिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश तो हिटलर को रोकना चाहते ही थे। यूएसएसआर इवन ऑल्सो वांटेड टू स्टॉप हिटलर।
तो उसी दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने एक लेटर लिखा यूएस प्रेसिडेंट को, जहां पे उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि जर्मनी इज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन, और जर्मनी से पहले अगर हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप किया तो जर्मनी अपना न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके का जब एक कंसर्न रेज किया एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने, तो उसके बाद यूएस लॉन्च्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट, सीक्रेट प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया कि यूएस को अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना है। और फिर ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली कंक्लूड किया गया विथ सक्सेसफुल ट्रिनिटी टेस्ट इन 1945। इसके साथ ही यूएस बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जर्मनी के अंदर सच में न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो नहीं पाया, जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा था, जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, वो रियलिटी ऐसा टर्न हो नहीं पाया। बट अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर वेपन जरूर डेवलप कर लिया एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिनिटी टेस्ट। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद अमेरिका यूज दीज न्यूक्लियर वेपन्स ओवर जापान टू बॉम्ब इट्स टू सिटीज, नागासाकी एंड हिरोशिमा। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहैमर। एंड आफ्टर सक्सेस ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहैमर वाज नोन टू बी फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स। तो ये तो हो गया पहला न्यूक्लियर टेस्टिंग बाय अमेरिका इन 1945, ट्रिनिटी टेस्ट एट मैनहट्टन, या एज अ पार्ट ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उसके बाद अमेरिका ने कई सारे और न्यूक्लियर टेस्ट किए फ्रॉम 1945 टू 1992। नंबर्स की बात की जाए तो इट वाज इन एक्सेस ऑफ 1000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग की अमेरिका ने। लेकिन बाकी के जो न्यूक्लियर टेस्ट थे दे वर डिफरेंट फ्रॉम ट्रिनिटी टेस्ट, क्योंकि ट्रिनिटी टेस्ट वाज एटमॉस्फेरिक, उसमें एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसका नुकसान एटमॉस्फेयर को और आसपास के लोगों को, सेटलमेंट को ज़्यादा हुआ था। उसके बाद से जो भी टेस्ट हुए वो अंडरग्राउंड टेस्टिंग थे इन ऑर्डर टू लिमिट द नेगेटिव आउटकम्स या फॉल आउट। जो लास्ट अंडरग्राउंड टेस्ट किया अमेरिका ने दैट वाज इन 1992। उस टेस्ट का नाम था डिवाइडर, इट वाज पार्ट ऑफ ऑपरेशन जूलिन। 1992 के बाद से अमेरिका ने कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग की नहीं है। उसके पीछे दो सरल कारण हैं। पहला, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो अब देयर वाज नो अर्ज फॉर डेवलपिंग मोर एंड मोर न्यूक्लियर आर्सेनल्स। तो न्यूक्लियर रेस खत्म हो गई विथ एंड ऑफ कोल्ड वॉर। दूसरा, यूएस ऑल्सो साइंड एन इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका नाम है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इट वाज साइंड इन 1996 बाय द यूएस। क्या है सीटीबीटी, उसके बारे में समझते हैं। सीटीबीटी एक इंटरनेशनल लॉ है जिसको लाया गया 1996 में विथ द एम ऑफ बैनिंग ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कि दुनिया में अब कोई देश कोई नया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेगा और नए न्यूक्लियर आर्सेनल्स बिल्ड नहीं करेगा। वंस दिस ट्रीटी वुड एंटर इनटू फोर्स, एक बार ये ट्रीटी जब अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नियम रखा गया, तो उसके बाद दुनिया का कोई भी देश जो इसका सिग्नेटरी है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा। बट इस ट्रीटी के फोर्स में आने के लिए, इंप्लीमेंट होने के लिए एक कंडीशन थी कि वो 44 कंट्रीज, स्पेसिफिक कंट्रीज जिनको कहा गया एनेक्स कंट्रीज, जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर फैसिलिटी है इवन फॉर सिविलियन पर्पसेस, वो सारे के सारे देश जब तक साइन नहीं करेंगे सीटीबीटी को, तब तक सीटीबीटी इंटरनेशनल ट्रीटी विल नॉट कम इनटू फोर्स। अब ये 44 में से 36 कंट्रीज हैव साइंड एंड रेटिफाइड, लेकिन 5 देशों ने साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया। साइन करने के बाद लेजिस्लेटिव बॉडी, जो टॉप मोस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी होती है पार्लियामेंट, उससे अप्रूवल दिया जाता है, उसको कहा जाता है रेटिफिकेशन। तब जाकर के वो देश ऑफिशियल तरीके से किसी इंटरनेशनल लॉ का पार्टिसिपेटरी या पार्टी बनता है। फॉर एग्जांपल, एग्जीक्यूटिव साइन करके आ गए, प्राइम मिनिस्टर साइन करके आ गए, लेकिन कोई अगर इंटरनेशनल लॉ है तो साइन करने के बाद इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी लाइक पार्लियामेंट। तो उसके बाद कहा जाता है कि द कंट्री हैज रेटिफाइड एंड आफ्टर दैट द कंट्री बिकम्स ऑफिशियल पार्टी टू दैट इंटरनेशनल ट्रीटी। तो 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया है। 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने ना साइन किया है ना रेटिफाई किया, और भारत इसी में आता है, ना साइन किया भारत ने ना रेटिफाई किया है। क्यों, वो देखेंगे। तो मुद्दा यह है कि ये जो 44 कंट्रीज हैं, थ्रेशोल्ड नंबर जिनका साइन करना जरूरी है,
पार्टी होना सीटीबीटी का जरूरी है, और सब के सब अभी इसका हिस्सा नहीं है। दैट इज वाई सीटीबीटी इज नॉट इन फोर्स टिल नाउ। 20 साल 30 साल हो गए हैं, बट अभी तक इट इज नॉट इन फोर्स। भारत ने क्यों अभी तक साइन नहीं किया है? भारत की अगर बात की जाए, भारत पाकिस्तान जैसे देश वो उन 3 कंट्रीज के ग्रुप में आते हैं जिन्होंने ना ही साइन किया ना ही रेटिफाई किया। और आपको पता है भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग भी किया 1998 में, और उसके बाद इंडिया डिक्लेयर इटसेल्फ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। भारत का कहना है कि ये जो सीटीबीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। भाई जो 44 देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं उनको तो आगे न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स, उनमें से कई सारों के पास न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी है। बाकी देशों का क्या? बाकी देशों के ऊपर तो ये लिमिटेशन लग जाएगा आफ्टर सीटीबीटी कि अब आप के पास ना ही न्यूक्लियर वेपन है ना ही भविष्य में आप डेवलप कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है सीटीबीटी, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है। इंडिया ऑलवेज हैज बीन इन फेवर ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट, कि एक बार में सब लोग अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को रिमूव करते हैं, खत्म करते हैं। पूरे दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद से इस तरीके के ट्रीटीज का कोई सेंस है कि अब से आगे कोई और देश न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ये क्या बात हुई कि कुछ देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, अब उस देश मिलकर के कह रहे हैं कि आगे से कोई नहीं बनाएगा, हम भी नहीं बनाएंगे। भाई तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है। सो इस तरीके की जो ट्रीटी है इट कुड बी डिस्क्रिमिनेटरी फॉर द कंट्रीज हु हैव नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन सो फार। दूसरा, भारत ने कहा कि ट्रीटी इनसफिशिएंट भी है बिकॉज दिस ट्रीटी मेनली बैन्स ऑन टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन इन अंडरग्राउंड मैनर या एटमोस्फेयर में, बट दिस ट्रीटी डज नॉट लिमिट न्यूक्लियर टेस्टिंग इन सिमुलेटेड फैशन। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं जिसमें रियल सेंस में ग्राउंड, अंडरग्राउंड या एयर में एक्सप्लोजन करने की जरूरत नहीं है। आजकल आप कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन टेस्टिंग करके भी आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो उस पे भी बैन होना चाहिए, सिमुलेटेड टेस्टिंग पे। और सिमुलेटेड टेस्टिंग पे बैन जैसा कोई प्रोविजन सीटीबीटी में नहीं है। दैट इज व्हाई इंडिया कंसिडर्स इट इनसफिशिएंट एंड हैज नॉट साइंड इट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वेवर फॉर इंडिया ऑन चाबहार पोर्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। चाबहार पोर्ट की अगर बात की जाए तो इट इज इन ईरान, इट ओपन्स टू गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान आगे अरेबियन सी में खुलता है और वहीं पे है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल है शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। इस शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट ईरान ने भारत को दिया। तो भारत और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में, जिसके अंतर्गत भारत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल ऑफ चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगा और यूज करेगा। ये जो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला भारत को, ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो रखता ही है, साथ ही साथ इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग पाकिस्तान को बैलेंस कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान ग्वादार पोर्ट इज इन प्रॉक्सिमिटी विथ चाबहार पोर्ट। दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक बेनिफिट इस शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पोर्ट डेवलपमेंट का है कि इस पोर्ट की मदद से इंडिया कुड गेट एक्सेस टू अफगानिस्तान विदाउट डिपेंडिंग अपॉन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया गेट्स एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री इन एशियन पॉलिटिक्स, इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया। तो अफगानिस्तान की एक्सेसिबिलिटी जरूरी है। वहाँ पे तालिबान की जो सरकार है उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। उसके लिए हमें पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए। पाकिस्तान विल नेवर लाइक इंडिया टू हैव प्रॉक्सिमिटी विद तालिबान या अफगानिस्तान गवर्नमेंट। तो सरल भाषा में कहें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो भारत को मिला, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है दैट इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंडिया टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज बाईपासिंग पाकिस्तान। अब चाबहार पोर्ट से रिलेटेड न्यूज ये है, और उस न्यूज को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि देखिए ईरान, वैसे भी आपको पता है
कि ईरान के अगेंस्ट हॉस्टाइल स्टांस रखता है द यूएस राइट सिंस 1979 आफ्टर इरानियन रिवॉल्यूशन। तो टाइम टू टाइम ईरान के ऊपर अलग अलग इकोनॉमिक सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस लगाता रहता है यूएस। यूएस साथ साथ अपने जो वेस्टर्न एलाइज हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उनको भी इन्फ्लुएंस करता है टू पुट सैंक्शंस ओवर ईरान। तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए यूएस ने एंड इट्स एलाइज ने साल 2012 में। एलिगेशन ये था कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। अब सोचिए, देखिए कितना डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है अमेरिका की। खुद न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए खुलेआम अनाउंसमेंट करता है कि हम न्यूक्लियर वेपन फिर से डेवलप करेंगे। अच्छा, ब्रैग भी करता है कि हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। वैसे सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा रसिया के पास हैं, उसके बाद अमेरिका के पास हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में कहा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। तो ब्रैग भी करता है। और दूसरे देश ईरान के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि हमें शक है कि तुम चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। उसके पीछे का आर्गुमेंट अलग दिया जाता है कि सिंस ईरान इज सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, एनपीटी में तुमने कमिट किया है कि तुम न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करोगे, और फिर भी हमें शक है कि तुम न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। ऐसा एलिगेशन लगा करके टाइम टू टाइम वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय द यूएस पुट सैंक्शंस ओवर ईरान। इसी तरीके का सैंक्शन लगाया गया ईरान के ऊपर 2012-13 में। और फिर उस सैंक्शंस के अंतर्गत अमेरिका ने अनाउंस किया कि और कोई देश, चूंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, लिमिटेशंस लगाए हैं ट्रेड रिलेटेड अमेरिका ने, तो दुनिया का और कोई देश अगर ईरान के साथ कोई भी ज्वाइंट प्रोजेक्ट करता है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, उसके ऊपर भी ट्रेड बैन लगा दिया जाएगा। तो इस कारण से जो शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था भारत को 2015 में, उसमें कुछ खास प्रोग्रेस हो नहीं पाया बिकॉज देयर वाज फियर ऑफ सैंक्शंस फ्रॉम द यूएस एंड इट्स अलाइज। हमने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया लेकिन उसको डेवलप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सैंक्शंस का खतरा था, ट्रेड बैन का खतरा था। 2018 में उस टाइम में प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, 2016 टू 20 थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो 2018 में द यूएस अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांटेड इंडिया अ वेवर टू ऑपरेट एट चाबहार पोर्ट। बोले ठीक है, आप चाबहार पोर्ट को डेवलप कीजिए, हम लोग आपके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। एक वेवर दिया गया। कारण ये बताया गया कि चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट जरूरी है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, इस कारण से हम आपको वेवर दे रहे हैं। तो ये 2018 से लेकर के अभी तक वो वेवर चल ही रहा था, इस कारण से इंडिया वाज ऑपरेटिंग एंड डेवलपिंग चाबहार पोर्ट। लेकिन हाल फिलहाल में सितंबर 2025 में, यानी कि लास्ट मंथ, यूएस अगेन अनाउंस्ड कि इट में रिवोक दैट वेवर। वो जो वेवर मिला था भारत को 2018 में, उसको रिवोक कर सकते हैं। अब करंट न्यूज ये है कि यूएस ने कहा है कि नहीं नहीं, अभी रिवोक नहीं करेंगे, 6 महीने का टाइम और देंगे। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा ही है, ये लोग ट्रेड सैंक्शंस एंड वेवर का खेल खेलते रहते हैं, टैरिफ खेलते रहते हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों को प्रेशराइज करने के लिए। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस अदर कंट्रीज। भारत के ऊपर भी ये प्रेशर टैक्टिक्स लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले बोला गया कि वेवर कैंसिल करेंगे, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, 6 महीने का टाइम दिया तुम्हें। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2017 प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अमेजन फेस प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, करंट न्यूज ये है कि ब्राजील के अंदर नियर अमेजन रेन फॉरेस्ट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अमेजन फेस प्रोजेक्ट। तो ब्राजील के मानौस सिटी में, और जो काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में है अमेजन रेन फॉरेस्ट के, वहाँ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है अमेजन फेस प्रोजेक्ट। इस अमेजन फेस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है अमेजन फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लार्ज स्केल क्लाइमेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, उसमें बड़े बड़े इस तरह के ऑपरेटर्स लगाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है कि अमेजन फॉरेस्ट के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ा करके स्टडी करना है कि इंक्रीज CO2 के कारण फॉरेस्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है, खासकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ऊपर। हाउ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विल रेस्पॉन्ड टू राइजिंग CO2। तो इससे ये पता चलेगा कि भविष्य में जब CO2 बढ़ेगा, जो बढ़ने वाला है ही, थोड़ा ना थोड़ा तो बढ़ेगा ही, बाय 2050-60, तो उससे हमारे फॉरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये समझना मेन लक्ष्य है अमेजन फेस प्रोजेक्ट का। तो फ्यूचर में CO2 जब बढ़ेगा नेचुरल तरीके से, तो उसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे कैसा असर पड़ेगा, उसको समझने के लिए
अमेजन फेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसमें एक पर्टिकुलर पैच ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट में CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ा करके देखी जाएगी कि फॉरेस्ट पे कैसा असर हो रहा है। तो जो इक्विपमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं अंडर अमेजन फेस प्रोजेक्ट उनको कहा जा रहा है टाइम मशीन। टाइम मशीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फ्यूचर के कंडीशंस को करंट में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2050-60 में जिस तरीके का CO2 का एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन होगा उसको करंट में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भविष्य को करंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज वाई इन दैट सेंस इट इज बीइंग नोन एज टाइम मशीन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। साइक्लोन से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट बिगर बट रादर स्मॉलर देन टेम्परेट साइक्लोन। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। टेम्परेट साइक्लोन का भी इम्पैक्ट होता है भारत के अंदर। विंटर्स में जो रेनफॉल होती है पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसको कहते हैं, वो टेम्परेट साइक्लोन का इम्पैक्ट ही है। PLI स्कीम से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट ये ओनली वर्ड के कारण गलत है, एंड चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। पहला तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे तो सीधा सीधा दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज यहाँ पे होगा टॉप 10 नॉट टॉप 5 एंड दिस क्वेश्चन इसका आंसर होगा रीजनल ट्विन इंजन पैसेंजर जेट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।